नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ राह। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझा था। पार्ट 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 1, जहाँ चाह वहाँ राह। ईला या ईला जैसी कोई भी लड़की यदि तुम्हारे कक्षा में दाखिला लेती, दाखिला मतलब होता है एडमिशन, तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते उस लड़की को देख के। तो इसका उत्तर ये है कि ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रश्न उठते, जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह बिना हाथ के खाना कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे बांधती होगी या फिर चोटी कैसे बनाती होगी। इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आते। प्रश्न 2, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए, यानी कि जो लोग विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से जिनका कोई अंग काम नहीं करता, उनके बारे में तुम्हारे मन में जो सोच थी, क्या उसके बारे में तुम्हारे मन में कुछ चेंजेस आए, बदलाव आए। तो इसका उत्तर ये है कि पहले मुझे लगता था कि विकलांग व्यक्ति यानी कि जो लोग हैंडीकैप होते हैं, जिनका शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति ये बहुत कमज़ोर होते हैं। पहले हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, उन्हें हमेशा मदद की ज़रूरत नहीं होती। हम पहले सोचते हैं कि शायद उन्हें कोई भी काम करने में किसी की मदद चाहिए होती है, वो खुद से कोई भी काम नहीं कर पाते। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, यानी कि अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि उन्हें आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और साहस से भरा पाती हूँ। उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ब्रेव भी हैं, कोई भी काम करने में उन्हें डर नहीं लगता। और इसीलिए हमें उनसे सीखना चाहिए कि कोई भी काम चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। वी शुड नॉट लीव होप, वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द न्यू थिंग्स। चलिए उसके बाद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न 1, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी, आपको ये सोच के लिखना है। तो उत्तर ये है कि यदि ईला मेरे स्कूल में आए तो क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते, तो शायद उसे अपना स्कूल बैग ढोने में यानी कि अपने पीठ पे उठाने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स होगी। उसे लिखने में दिक्कत आएगी क्योंकि वो पैर से लिखेगी और बेंचेस के नीचे अगर पैर रहेंगे वहाँ पे उसको अपना क्लास नोट्स लेके जाना पड़ेगा। बेंच को अगर उसे सीधा टेढ़ा करना है तो भी उसे दिक्कत आएगी। अगर अपने कक्षा के साथियों के साथ वो गेम्स पीरियड में झूला झूलेगी या फिर प्ले पार्क में जाएगी तो आदि खेलने में भी उसे परेशानी आएगी। इसके बाद है प्रश्न 2, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो ताकि उसे अपने काम करने में उसके स्कूल में ईजी हो। तो इसका उत्तर ये है कि अगर हमारे स्कूल में कोई भी रैंप नहीं है, जैसे आपने पढ़ा है ना चुस्किट गोज़ टू स्कूल में, अगर हमें कहीं पे भी ऊंची जगह पे जाना है तो हम एक रैंप का यूज़ करते हैं जिससे कि व्हील चेयर आसानी से चढ़ पाए और सीढ़ियों का प्रयोग ना करना पड़े। तो ऐसा रैंप की व्यवस्था हम अपने स्कूल में कर सकते हैं। या फिर उसके लिखने के लिए अगर उसे लिखने में स्लो होता हो तो लिखने की व्यवस्था भी की जा सकती है। या फिर उसे सब कुछ मौखिक यानी कि ओरल पढ़ाया जा सकता है। मौखिक का मतलब ओरल, उसे सब कुछ ओरल पढ़ाया जाए या फिर उसका एग्ज़ाम्स भी ओरल लिए जाएं, तो इस तरीके की व्यवस्था किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। प्यारी ईला, ईला के बारे में पढ़ के जैसे भाव यानी कि जैसे इमोशंस तुम्हारे मन में उठ रहे हैं,
आप भी शायद ईला के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उससे कुछ कहना चाहते हो, तो उन इमोशंस को ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। और चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, लेटर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर यानी कि जो हम ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, अपने स्कूल में अगर हम छुट्टी लेते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं। और इनफॉर्मल यानी कि हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल। तो वो होता है इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो क्योंकि ईला को हम अपना दोस्त मानते हैं, फ्रेंड, इसीलिए हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिखने वाले हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई है। उसके बाद प्रिय ईला, हम किसको लेटर लिख रहे हैं, लेटर में क्या लिखेंगे वो लिखना है। और उसके बाद तुम्हारा या तुम्हारी, हमें अपना नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से लेटर को लिख रहे हैं, मतलब कि फ्रॉम, हमारा घर का एड्रेस। तो जैसे मैं रहती हूँ बेंगलुरु में, मेरा सिटी, और ये है कर्नाटका मेरा स्टेट। तो आपको सबसे पहले अपने यहाँ का एड्रेस, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा आधा लिख सकते हैं। जैसे आप कौन से सिटी में है और दूसरा आप कौन से स्टेट में है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं डेट यानी कि दिनांक। आज का डेट है 3 सितंबर 2021। हम इसके बीच में एक लाइन छोड़ सकते हैं। अगर हमारा लेटर बहुत ही कंजस्टेड हो जाए, बहुत ही घिचपिच लगे दिखने में, तब हम एक लाइन छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम लाइन नहीं छोड़ते। इसके बाद डेट लिखने के बाद हम अपना लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रिय ईला, कॉमा। उसके बाद हमारा पूरा लेटर का बॉडी, हम उसे क्या संदेश भेजना चाहते हैं। जैसे जब पहली बार मैंने तुम्हारी तस्वीर यानी कि ईला की तस्वीर अपने हिंदी रिमझिम की पुस्तक में देखा था, तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हुई हो। हाथों के बिना ही तुम कशीदाकारी जैसे यानी कि एम्ब्रॉयडरी जैसे मुश्किल कला में अपने पैरों के अंगूठों से माहिर हो गई हो। हमें तुमसे मन में विश्वास बनाए रखना सीखना चाहिए। तुम जीवन में और सफलता पाओ। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आशा करते हैं कि तुम जिंदगी में और सफलता पाओ। और लास्ट में हम हमारा नाम लिखते हैं, तुम्हारी शुभ चिंतक यानी कि तुम्हारा अच्छा चाहने वाली, फिर अपना नाम हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे प्रीति लिखा है। तो इस तरीके से हम कोई भी इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। जब भी हम अपने किसी भी फ्रेंड को लिखते हैं या फिर हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं, तब हमें इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम कहाँ से लिख रहे हैं, डेट, किस डेट पे लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, उसका नाम, प्रिय यानी कि डियर, उसके बाद हमारे लेटर की बॉडी, और लास्ट में तुम्हारा शुभचिंतक या फिर तुम्हारी दोस्त, और अपना नाम लिखते हैं। इस तरीके से हमारा लेटर पूरा होता है। अभी हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सवाल हमारे। प्रश्न 1, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों रहते थे और उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। तो इसका उत्तर है कि स्कूल वाले ईला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति यानी कि स्पीड को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा चिंता करते रहते थे। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता सही था, क्योंकि अगर वो खेलते खेलते गिर गई, अपने बचाव के लिए अपना हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो फिर क्या होगा। लेकिन उसके काम करने का जो स्पीड था, उसके काम करने की गति को लेकर जो टीचर्स की चिंता थी, वो शायद सही नहीं थी, क्योंकि ईला कोई भी काम
इतनी फुर्ती से यानी कि इतने फास्ट कर लेती थी कि वो देखने वालों को दंग करा देती थी। देखने वाले दंग रह जाते थे यानी कि सरप्राइज्ड हो जाते थे। दंग होने का मतलब है कि सरप्राइज्ड हो जाते थे कि एक विकलांग लड़की इतने तेजी से काम कैसे कर सकती है। प्रश्न 2, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? खास यानी कि क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी उसके कशीदाकारी में, उसके एम्ब्रॉयडरी में। तो इसका जो आंसर है वो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है क्योंकि उसके कशीदाकारी में बहुत सारी खास चीज़ें थी। सबसे पहले ईला की जो कशीदाकारी थी एम्ब्रॉयडरी, उसमें काठियावाड़ के साथ साथ, काठियावाड़ क्या था? गुजरात की स्पेशल कढ़ाई, उसे काठियावाड़ी कढ़ाई बोला जाता है। काठियावाड़ी कढ़ाई के साथ साथ लखनऊ की स्पेशल कढ़ाई और बंगाल की भी स्पेशल कढ़ाई झलकती थी। लखनऊ की स्पेशल कढ़ाई क्या थी? वो थी चिकनकारी। और बंगाल की स्पेशल कढ़ाई क्या थी? वो थी कांथा स्टिच। वही हमने आगे के पॉइंट्स में लिखा है। पॉइंट नंबर 2, उसने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस। जैसे पत्तियों को, लीव्स के डिज़ाइन को उसने चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा स्टिच से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती से और जंजीरों से उठा रखा था। कसूती क्या थी? कसूती थी कर्नाटका की स्पेशल कढ़ाई। उसके बाद है क्वेश्चन 3, सही के आगे टिक मार्क लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी थी क्योंकि पॉइंट नंबर 1, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता, ये भी नहीं है। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। और चौथा है, उसको पढ़ाई करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। नहीं, ये भी सही नहीं है। आंसर इज पॉइंट नंबर 3, ये है सही आंसर। उसके बाद है प्रश्न 4, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते? अगर ईला के काम उसके घर वाले ही कर देते तो क्या ईला कुछ भी करना सीख पाती और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? इसका उत्तर है कि यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते तो वो कुछ भी नहीं सीख पाती। वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे तभी तो हम सफलता पाएंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। उसके बाद है प्रश्न कशीदाकारी। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। उन शब्दों को नीचे दिए हुए लिस्ट में हमें लिखना है। अब देखो कि इस पाठ को पढ़ के तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो उत्तर है, हमने सीखा टाका, बूटियाँ, जंजीर, कांथा, कशीदाकारी, भरवा टाँके, बेल बूटे और चिकनकारी। इसके बाद है प्रश्न, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं 2 शब्द से संबंधित शब्द यानी कि एक संज्ञा शब्द और एक क्रिया शब्द इकट्ठा करो और लिखो। यानी कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। इन 4 में से किन्हीं 2 शब्दों को चुनकर उनमें से संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द को हमें छांटना है। तो मैंने शब्द लिया है बागबानी और पतंगबाजी। बागबानी यानी कि गार्डनिंग, गार्डनिंग यानी कि जो लोग गार्डन का काम करते हैं, बाग बगीचे का काम करते हैं। तो गार्डन से संबंधित क्या संज्ञा शब्द हैं? सबसे पहले हम पौधे लगाते हैं, खुरपी का यूज़ करते हैं। खुरपी एक टूल होता है ऐसा स्क्वायर टाइप का जिससे कि हम मिट्टी को खोदते हैं, वो है खुरपी। उसके बाद मिट्टी में हमारा काम चलता है। तो ये तीनों शब्द जो हैं ये है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द यानी कि नाउन, नेमिंग वर्ड्स। और उसके बाद काम वाले शब्द क्या है? बागबानी कर रहे हैं यानी कि गार्डनिंग कर रहे हैं,
हम क्यारी बना रहे हैं, ऐसे ऐसे रोज़ बना के उसमें हम अपने पौधे लगा रहे हैं। तो ये काम हुआ, कुछ काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो क्यारी बनाना हुआ क्रिया। सेकेंड वर्ड है पतंगबाजी, यानी कि पतंग उड़ाना। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? पतंग का इस्तेमाल करते हैं, मांझे का इस्तेमाल करते हैं। मांझा क्या है? पतंग यानी कि काइट। काइट में पतंग के नीचे जो धागा अटैच होता है वो मांझा होता है। उसके बाद है चरखी। चरखी क्या है? ये धागा आगे जाके एक गोल गोल टाइप के जगह पे बंधा हुआ रहता है, वो होता है चरखी। तो ये तीनों हुए संज्ञा शब्द जिनके नाम होते हैं। अब हम काम कौन सा कर रहे हैं? हम पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ाना एक क्रिया है, यानी कि डूइंग वर्ड, हम कोई काम कर रहे हैं। तो ये था आपके पाठ के कुछ लास्ट क्वेश्चंस। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है, उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी का काम करना है। एक सादा यानी कि वाइट कलर का रुमाल लो या फिर कपड़े का टुकड़ा लो, उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो, क्योंकि हमें इसमें सुई का प्रयोग करना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये है जंजीर वाला टाँका यानी कि चेन स्टिच। यह है मछली टाँका यानी कि फिश के डिज़ाइन का स्टिच। नीचे है भरवा टाँका, ये है उल्टी बखिया, और लास्ट में है खुला हुआ जंजीर टाँका। इसमें से आपको जो भी इजी लगे आप ये एक्टिविटी अपने फ़न के लिए कर सकते हैं। ये काम कक्षा के सभी लड़का लड़कियां एक साथ करें। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न या फिर डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.